रब से करीब कर सकती है और दुनिया में उसका नाम भी रोशन कर सकती है। अगर हम बहुत सारे अफराद को, दुनिया में बहुत सारे अफराद को अगर जानते हैं, अगर न्यूटन का नाम जानते हैं, इमाम बुखारी अलैहि रहमा का नाम जानते हैं, अल्लामा इकबाल का नाम जानते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इल्म की ही बदौलत है जो हमारे ज़हनों में उनका नाम बाकी है, वरना हमारी कोई रिश्तेदारियाँ उनसे नहीं हैं। हज़रात, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि तालीम की अहमियत एक इंसान के लिए इनफरादी तौर से भी बहुत है और एक समाज के लिए भी बहुत है और एक सोसाइटी के लिए भी। समाज का वो वर्ग जो तालीम याफ्ता हो वही कुछ आगे कर सकता है और अपने समाज को आगे ले जा सकता है और अपने मुल्क, देश और सारी दुनिया के लिए मुफीद और कारआमद हो सकता है। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी न करते हुए चंद बातें कह के यहाँ से रुखसत होता हूँ कि तालीम का एक मकसद होना चाहिए और तालीम का जो मकसद है वो इस्लाम ने वादे कर दिया है। तालीम का मकसद ये है कि इंसान अपने आप को पहचाने कि दुनिया में क्यों आया है, उसे भेजा किस लिए गया है और यहाँ की बात जानना चाहता। अगर ये तमाम चीज़ें हम तालीम के ज़रिए से इंसानों तक पहुँचा सकते हैं तो उसी को हम तालीम कहेंगे। और अगर खाली क्लर्क बना के रख दिया या वो लोग जो अपने दुनिया की आमद से बेखबर है, अपने रब, शायर कहता है कि मायूस ना हो इनसे रहबरे और फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रही। शुक्रिया। ये अभी नाम आया डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का, उन्होंने कहा कि ये तालीम है कि उन्होंने ये दिया और ये हकीकत है, ये तालीम है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि उनका एक शेर काफी उनकी बख्शिश के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या सारे लोगों कलम तेरे हैं। ये तालीम है जिसके बाद जो है जिसके लिए उनको कहा जाता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल को जो है ये शेर उनकी बख्शिश के लिए काफी है। मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे सीधे जनाब मास्टर अजमत जिलानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मैं किसी को वक्ता को बुलाता हूँ तालियां हाथ से बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो प्रोग्राम के कन्वीनर हैं मास्टर मुस्लिम साहब और उनकी पूरी टीम को। ये ककराला के अंदर पहली मर्तबा फातिमा शेख का जन्मदिन मनाना, मैं समझता हूँ ये ककराला की बेदारी का आगाज है और हमारे जहन में आना, जब हमारी पहली पीढ़ी, जब हम बेदार होते हैं तो उसका फल जो होता है हमारी अगली पीढ़ी से मिलता है, अभी हमें फल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज पहली मर्तबा ककराला के अंदर फातिमा शेख, पहली मुस्लिम शिक्षिका, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं पहले बता दूं आप कि फातिमा शेख है कौन। फातिमा शेख वो आयरन लेडी है जिसने सावित्री बाई फुले का साथ दिया। सावित्री बाई फुले का जन्म अभी 3 जनवरी को था और सावित्री बाई फुले कौन थी? सावित्री बाई फुले थी ज्योतिबा राव फुले की पत्नी। 10 साल की उम्र में शादी हो गई थी ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले की। उस लेडी ने सामंतवादी निजाम में, यानी सामंत समानता का अंत, जब समानता का अंत था, कुछ लोगों को वोट पढ़ने की अधिकार था, ऐसे समय में एक औरत, एक स्त्री आती है। मैं आपको एक शेर याद आता है मुझे इस मौके पे, मजाद लखनवी का, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से कोई परचम बना लेती तो अच्छा था। और उस जमाने में उसने अपने आंचल का परचम बनाया सावित्री बाई फुले ने। सावित्री बाई फुले ने जब ये दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मजलूम थे, उनके लिए शिक्षा का जब संघर्ष शुरू किया तो सबसे पहला विरोध उनके घर से हुआ।
और उनके ससुर जो थे उन्होंने उन्हें घर से निकाला। घर से निकालने के बाद फातिमा शेख के जो भाई थे उस्मान शेख और फातिमा शेख ने उनका वेलकम किया कि आइए और आप हमारे घर रहिए। उन्होंने अपने घर में उन दोनों को जगह दी और पहला स्कूल जो था वो फातिमा शेख के घर में खुला और दोनों ने मिलकर जो काम शुरू किया, वहां से आज ये उस मकाम पर पहुंचे कि आज हम उनको याद कर रहे हैं। इस सोच को अगर हम बना लेंगे कि हमको याद कैसे किया जाएगा, मुझे एक और वृत्तांत याद आता है। मैंने अभी पिछले दिनों एक फिल्म देखी थी, किंगडम ऑफ हेवन। तो वो कोई दूसरी भाषा में लिखी हुई एक लाइन थी। तो उस एक कैरेक्टर होता है, उस फिल्म के हीरो से पूछता है इस लाइन का मतलब क्या है। वो ये कहता है इस लाइन का मतलब है कि वो इंसान ही क्या जिसने दुनिया की बेहतरी के लिए कुछ ना किया हो। तो हमें अपना मुहासबा इस लाइन में कर लेना चाहिए कि हमने दुनिया की बेहतरी के लिए क्या किया। क्या हमारे अंदर हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हम अपने रब के सामने हम बता सके कि है रब कायनात। हम ये नहीं कहते आप एक संस्थान बहुत बड़ा बना के खड़ा कर दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मैं यहां से अगर मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक कदम आगे बढ़ूं और मैं एक कदम आगे बढ़ने के बाद मैं एक बच्चों को 4 कदम आगे ले जा सकता हूं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप मेरे बड़े हैं कि मैं एक कदम बढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे हौसला अफजाई करने के लिए आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 4 कदम आगे बढ़ाइए। और जब ऐसा होने लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला रहमान आने वाला कल भी रोशन होगा और आने वाली नस्लें जो हमारी आंखें खोलेंगी वो भी उनका जो है मुस्तकबिल जो है वो भी इंशाअल्लाह रोशन होगा। चलिए इसी प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए अगला नाम मैं मौलाना मिन्हाज साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ ले आए। मौलाना मिन्हाज साहब। मौलाना मिन्हाज साहब भी एक मदरसा चलाते हैं, खिदमत दे रहे हैं। कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आया था, लेकिन खड़ा कर दिया मुझे यहाँ पर। मेरे तो जहन में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कुरान कहता है देखो, देखने वाले और न देखने वाले बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से जानने वाले और गैर जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की दुनिया के अंदर। लिखा है बड़ों ने कि 18,000 के करीब मखलूक़ात पैदा की, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से दीगर मखलूक़ात से इंसान को मुमताज़ करता है। ये इल्म की बदौलत है। और ये इल्म भी एक ऐसी चीज़ है, कुरान ने कहा मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा याकुलुन नास, कि अगर इल्म सिखा दिया जाए कुत्ते को और वो शिकार करके लाए तो उसका खाना जायज़ हो जाता है। ये इल्म की बरकत है। और तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये ककराला के करीम बैठी हुई है और इन लोगों के सामने कुछ कहना ऐसा ही होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मानंद होगा। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त ये है कि तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों की तरबियत भी इंतहाई ज़रूरी है। तरबियत नहीं होगी तो बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और तरबियत का मतलब कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी हमें आरास्ता करना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ उनको बैरिस्टर बना दिया, वकील बना दिया, बहुत तालीम में आगे निकाल दिया, असली तालीम में, इसके खिलाफ नहीं है हम, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया तो कल अल्लाह के हुजूर भी हमें हाजिर होना है। उसका जवाब भी हमें देना है कि तुमने बच्चों को क्या सिखाया था। हमें बच्चों के अकीदे भी महफूज रखना है।
और बच्चों को हमें बताना है कि वालिद का हक़ क्या है, माँ का हक़ क्या है, भाई का हक़ क्या है, पड़ोसी का हक़ क्या है, अल्लाह का हक़ क्या है, रसूल का हक़ क्या है, कुरान का हक़ क्या है। ये सारे जब पता चलेंगे जब हम दीनी तालीम से आरास्ता होंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अपने खत्मों की महफिल है इसलिए कहा बगैर भी नहीं रहा जा सकता। तमाम ज़िम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं। अब देखें हमारे सालाना प्रोग्राम होते हैं, हम देखें क्या कर रहे हैं। हमारी जवान लड़कियों को हम डांस करा रहे हैं स्टेज पे खड़ा करके। लड़की भी मुसलमान है और स्कूल के मालिक भी मुसलमान हैं और हम डांस करा रहे हैं बच्चियों से। आखिर हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्ची को? हम डांसर बनाना चाहते हैं बच्ची को? क्या सिखाना चाहते हैं बच्ची को? इधर हमारी तवज्जो नहीं, हमें तवज्जो करना पड़ेगी इधर। और मेरी एक आपसे दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ने बड़ा माल और दौलत से नवाजा है ककराले को, तो हमारे एक दीनी मदारिस के साथ साथ हमारे ये यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज भी हमारे खुलने चाहिए और खुलने चाहिए। ये काफ़ी ना है हमारी तीनों लड़कियां जो आज जा रही हैं दूसरी जगह, वो न जा कर के हमारे कॉलेजों में पढ़ें, मुसलमानों के कॉलेज हों, उसके अंदर तालीम हासिल करें, तो हम अपनी बच्चियों की सही से तरबियत कर सकते हैं। आप देखें पर्दे का मसला आता है, हिजाब का मसला आता है। क्यों आता है? इसलिए कि हमारी बच्चियां दूसरी जगह जा रही हैं। अगर हमारे कॉलेज होंगे, हमारी सब चीज़ होगी, हमारे इंतजाम होंगे, तो ये चीज़ हमारी परेशानी पैदा नहीं होगी। तो इसके लिए ख़ास तौर पे हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने कॉलेज और ज़्यादा बढ़ाएं, खोलें इस तरीके से लड़कियों के। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि तालीम के साथ साथ तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। और तालीम को जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि तालीम को ज़िंदगी गुजारने का वसीला न बनाया जाए, बल्कि मकसद के लिए बनाया जाए। और मकसद क्या है? हमारी दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें हों तो हम क्या यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और जो हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बड़े कहते हैं, पढ़ाने वाले में और पढ़ने वाले में ताल्लुक़ होना चाहिए, अदब का एहतराम होना चाहिए। तालीम के मुतालिक जो आज मैं देख रहा हूँ कि इस हॉल के अंदर सब तालीम से ही जुड़े हुए लोग हैं। मैं तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ अपने तासुरात बयान करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दारुल उलूम देवबंद से लेके मदरसों का भी दौर देखा है और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी दौर देखा है। तो मैं उस दौर के बीच में कुछ अपने तबसरा बयान करूँगा आपके सामने कि हम ककराले के बच्चों को अलीगढ़ तक या दिल्ली तक कैसे ले जाएं। इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। कितने स्कूलों के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो एक कमेटी ऐसी बनाए कि और ये होना चाहिए कि हर साल हमारे कॉलेज से, हमारे स्कूल से कितने बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली क्लास में कितने गए, 6th क्लास में कितने गए और 9th क्लास में कितने गए, 11वीं में कितने गए। ये पूरा एक म्यार होना चाहिए कि किस स्कूल से कितने बच्चे गए। तो मैं कहता हूँ कि अगर जितने भी स्कूल के बच्चे जाएंगे, तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है और उसको खाने की और रहने की अगर कोई परेशानी आएगी तो मैं उठाऊंगा उसका खर्चा। आप एडमिशन करा के वहाँ तक पहुँचा दो, पहली से लेके 11वीं तक। अगर उसको खाने की ज़रूरत होगी, का पैसे की ज़रूरत होगी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास चौके से आ जाए, मैं इंशाल्लाह उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा। आप पहले नंबर पर इस पर काम करें। मदरसे हमारे यहाँ बहुत हैं, स्कूल बहुत हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन वो बहुत ऐसा है जैसे कि समुद्र के ऊपर झाग होते हैं। वो झाग किसी काम के नहीं है। आज हमारी तालीम भी तो समुद्र की झाग की तरह है, वो किसी काम की नहीं है। वो है किसी काम की? बताइए आप। आज नीट का दौर आ गया, 12वां कर लिया बच्चे ने कहीं ना कहीं से। 12वां करने के बाद क्या बच्चा ये बता सकता है कि वो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख सकता है या हिंदी में लिख सकता है बैठ के बगैर मोबाइल का सहारा लिए? उर्दू में लिख सकता है? नहीं लिख सकता। अब हमने इस तरीके का बच्चे को इंटर तक पहुंचा दिया, तो बताओ क्या वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या किस फील्ड में जाएगा? सिर्फ इतना उसको जानकारी हो जाएगी कि अगर मुझे आज एटीएम काटना है तो एटीएम काटना है या एटीएम पासबुक वाली मशीन काटना है। आज देखा होगा आपने, वो पढ़े लिखे नहीं थे चोर,
तो एटीएम की जगह पे एटीएम पासबुक वाली मशीन उठाना है। तो लिखा है एक ने कि तालीम भी चोरी के लिए जरूरी है। ये आज की ही है, ये आज का है मैसेज। तो आज हम ककराले के बच्चे जो पढ़ा के आगे भेज रहे हैं वो इसी काबिल बना भेज रहे हैं कि डिग्री का तो ढेर लग गया, लेकिन वो डिग्री है किस काबिल। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सब लोग बैठे हुए हैं। मेरा एक दर्द था जब अली ओल्ड बॉय ग्रुप बनाया गया, ककराला ग्रुप बनाया गया, हजारों ग्रुप बना लिए। ये ग्रुप किस काम के हैं? सिर्फ मौतों की मौत खबर देने के लिए? वैसे ही दिल मरा हुआ है हमारा। अरे दिल तो वैसे ही मरा हुआ है। तो मैंने और डांट दिया कि एक कुछ का बीपी और हाई हो गया। सर्दी के मौसम में मोबाइल खोला, 4 मरे पड़े हैं, 4 रोडक पड़े हैं। तो इसी काम के लिए ग्रुप बनाया गया। मैंने कहा जब ये ओल्ड बॉय ग्रुप बना, मैंने कहा नाम नहीं लूंगा जिनसे कहा, मैंने कहा उसी से जाता जिससे कुछ उम्मीदें होती हैं। मैंने कहा आप सबसे पहले ककराला के अंदर एक हॉस्पिटल बना दिए। ये ग्रुप जितने भी हैं, इन ग्रुप से ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए लेना शुरू कर दिए। 100 रुपए महीना लेना शुरू कर दिए। सारे ग्रुपों के अंदर अगर एक ग्रुप के अंदर देखो, किसी में 300, 400, 500, 1000, किसी ने तो लाइन लगा रखी है। अगर 1 लाख की होती तो 1 लाख भर देता वो। उसे ये नहीं मालूम मोबाइल 1 लाख खा लेगा ना खा लेगा। मोबाइल बोला जा रहा है और ग्रुप बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मोबाइल के अंदर कोई आफत आती तो मोबाइल में बाद में आती है, दिल में पहले आती है। उनका खैर घर कोई नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने कहा एक ककराला वाले लोग कहाँ मर रहे हैं, जा जाके कहाँ न मर रहे हैं। हम लोग दान देने में पीछे पड़े हुए हैं। न किसी पास जमीन कम है, सिर्फ हमारे पास सिस्टम कमी है। हमारे पास सिस्टम नहीं है। बातें भी बहुत हैं। एक आदमी खड़ा हो जाए पूरी रात बात कर लेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। मैं बातों कायल नहीं हूँ। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अभी चटपट कर, अभी करना जो करना है। कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना ऊपर वाले काम है। कदम बढ़ाओ। ये मीटिंग मैं तब सही मानूंगा जब मीटिंगों से आप फैसला लेके निकले, आप वादा करके निकले कि हम तो कराने की देंगे। अगर इस बात पर तैयार हैं तो मैं आपके लिए हर तरीके से तैयार हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन किसी काम को करने के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हौसला और हिम्मत की जरूरत होती है। पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आप मुस्तैद हुई है, बंदूक मुट्ठी की तरह रहिए। आप क्या चाह रहे हैं आप? सही बात। मैं दुनिया के हर कोने पे जाता हूँ, सफर करता हूँ। लोग तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार जब मोबाइल देखते हैं तुम्हें दिखाई देते हो। तो मैंने खैर खुदा का शुक्र अदा करो, मोबाइल में दिखाई देता हूँ, फोन में दिखाई नहीं देता। मोबाइल में न तो कहते मौलाना भूत है, ये तो भूत उतार रहे, भूत उतार भूत बनेंगे। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। हमें बैठ के ये सब क्रीम समझ रहा हूँ मैं, ककराला की जान है ये, और ककराला की आन बान शान भी आप ही लोग हैं। हम लोगों से काम ले लो, हम लोगों को सही रास्ते पे डाल दो। न ककराले का नौजवान और ककराले का इतना बुरा हाल है, मैं बताऊं। अभी पिछले हफ्ते अलीगढ़ में था, एक साहब का मेरे पास फोन आया, बोले डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, किसी ने आपका नंबर दिया। तो मैं नहीं जानता था कौन है वो। मैंने कहा आप आ जाएगी 2 दिनों में, फिर बदायूं चले जाऊंगा। बदायूं का नाम लिया है, चौंकिया वो। बोले बदायूं के आप कहाँ के? मैंने ककराले के। बोले ककराले बहुत हरामी होते हैं। ककराले के बहुत हरामी होते हैं। मैंने कहा आप है कौन? बोले 112 नंबर का हूँ, चौकी जो है। बोले दकरिया मार्केट चौकी 112 नंबर पर रह चुका हूँ, नौशाद मेरा नाम है। बोले मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आपका काम है चोरों को, लुच्चे लफंगों को पकड़ने का, इसलिए आपको चोरी दिखाई देंगे। मैंने कहा आप कभी मुझसे आगे मिले तो पता चलेगा मैं कहूँ। मैंने ककराले के अंदर सब आप जैसे नजर नहीं आते, जैसे आपकी फील्ड ऐसी आपको इसलिए ऐसे नजर आ रहे हैं। जब वो मेरे पास आया तो देखते देखते ही रहेगा। बोले हजरत, अब जब भी फोन करा तो हजरत के अलावा नीचे कुछ नहीं कहता। और 10 लोगों को और नंबर दे चुका, अपनी लाइन के लोगों में सबका नंबर यहीं लगेगा। तो आज हम इतने बदनाम हो गए, इतने बदनाम हो गए, इस बदनामी को कैसे खोला जाएगा? एक अच्छा हॉस्पिटल का करार दे दिए, एक अच्छा स्कूल दे दिए। एक छोटी सी बात कह के मैं और बात अपनी बात खत्म करता हूँ। आज रहेगी तालीम की बात। तालीम के लिए देखिए बहुत लोगों ने रिसर्च करी, बड़े अच्छी अच्छी तालीमें दे रहे हैं लोग। और हमारा तो यकीन ये है कि जब तक वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस ना हो तो वो इंसान नहीं है। ठीक है, इसके नहज पे काम अलीगढ़ में चल रहा है।
अलीगढ़ में आप लोग आए कभी टाइम निकाल के आए, तो सब पढ़े इंसान लिखे लोग है, हैं। लेकिन एक तालीम वहाँ का इदारा कोई चल मैयार रहा नहीं है, है। फिर इदारा है एक, क्या नाम है, तज़किया के नाम से चल रहा है, इस्लामी मिशन के नाम से चल रहा है। आप यकीन मानिए जो प्रोफेसर है जिसका बच्चा जो है डेली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उसने वहाँ से निकाल के उसके इस्लामी मिशन इस्लामी मिशन के उन्होंने एमबीबीएस को अपना के उन्होंने एजुकेशन को अपनाया और अपनाने के बाद आज एजुकेशन नहीं मिलता है। 2,500 रुपये महीना फीस है, 2,500 रुपये गाड़ी जाती है, 5,000 रुपये एक बच्चे की फीस खड़ा हो रहा है। उसके बावजूद लोग जो है सिफारिशें कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का हो जाए। स्कूल इतने हैं अगर 8 बजे तो 8 बजे के 1 मिनट में एंट्री नहीं है। बच्चा जोहर की नमाज पढ़ के आएगा, आप पूछेंगे छुट्टी कब हो रही है तो ये कहेगा 2 बजे हो रही, 3 बजे जोहर की बात हो रही है। बच्चा 5वीं क्लास तक आते आते हाफिज कुरान बना रहे हैं, वो हाफिज कुरान बना रहे हैं 5वीं क्लास तक आते आते। तो इसलिए आप लोग तैयार हो यहाँ से, एक दिन उनसे टाइम लिया जाए, उनके सिलेबस को देखिए और उसकी यहाँ बुनियाद डालिए। मैंने ज्यादा कुछ कह दिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये दिल की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, न समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी, दास्तानों में बोलने में कुछ नहीं होगा। नौजवानों का इतना बुरा हाल है, नशाखोरी इतनी हो रही है जिसका कोई वो नहीं है। इसको लिए भी हमें और आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। मुखबिरों को दोष मत दिए कि मुखबिर कौन है, मुखबिर करेगा उसी के जो काम कर रहा होगा। आप क्यों डरते हैं मुखबिरी से? अरे आप बुरे नहीं है तो क्यों उनको छोड़ के चल रहे हैं? तो ऐसे जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनकी काउंसलिंग करी जाए, नौजवानों की मोहल्लेवार टीमें बनाई जाए कि कितने नौजवान हैं, हमारे पास डाटा है क्या, किस मोहल्ले में कितने शराबी हैं, कितने नशेड़ी हैं। कभी हमने उनकी काउंसलिंग करी ऐसे बुला के भैया क्यों कर रहा हूँ, तो माली तुम्हारी कोई परेशानी है, माली परेशानी तो हम जोड़ रहे हैं। अरे रोजगार की परेशानी हम रोजगार देंगे। मैंने उस दिन मामू ने इंटरव्यू लिया मेरा, मैंने कहा आए मेरे पास आए, कुछ ना हो खाली आ जाए, मार्केटिंग में। इसके बाद मैं अगला नाम बुलाता हूँ। एक नाम तो मैं पहले बुला चुका था एक शेर के साथ, अब दूसरा नाम मुझे फिर लेना है कांपते हुए हाथों से। और अल्लामा इकबाल को याद करते हुए मैं अल्लामा इकबाल की जो है 4 लाइन में पढ़ता हूँ, मैं आवाज़ देता हूँ कि वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, कि वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तो शाही है तसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जनाब अशरफ चंद साहब, आप लोगों को दरखास्त की कहोगे ताकि मेरा कॉन्टेक्ट कर पाए। आज का मौजू मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मुबारकबाद दी थी कि आज जिसने ये प्रोग्राम को मुनाफिक किया है, सरजमीन ककराला पर पहली बार ये प्रोग्राम किया गया है। उस मोहतरमा की याद में जिसने हिंदुस्तान के अंदर पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका का खिताब किया है, मैं खरा की अकीदत पेश करता हूँ। यहाँ पर मौजूद असातिज़ा हज़रात और इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में सरजमीन ककराला के वो कलमकार, मेरे पत्रकार बंधु, आप लोगों को मालूम है कि ककराला ने जहां तक तालीम का सवाल है, ये आपको बताया कि शुरू में हमारे यहाँ की तालीम वाकई अच्छी नहीं थी, चंद स्कूल थे। जब यहाँ पर और स्कूल आए, वो बात है उन पर इल्जामात है कि वो दवाई माध्यम से चले, कमाई की होगी हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि संग्रहालय में तालीम का मयार उस दिन ही बढ़ा है जब ये अभी साहब ने अलीगढ़ की तारीफ की थी, पंचवटी की तारीफ की थी, तो मैं माध्यमिक स्तर पर आज एचएम साइंस सेंटर कॉलेज है, कलायान है, जीबी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इमरान साहब को देखा है कि वो भी 8:01 में एंट्री नहीं करता। हालांकि इसकी बुराई भी होती है कि बड़ा सबसे बड़ा जालिम है कि वो 1-2 मिनट बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन नहीं, तालीम के साथ जो उनका ये बर्ताव है बहुत अच्छा है। और आज का सारा प्रोग्राम जो है वो फातिमा शेख के नाम है। वो फातिमा शेख जो हमारे हिंदुस्तान के पुणे में 9 जनवरी 1831 में उन्होंने विलादत पाई थी और 1900 में आप दुनिया पानी को अलविदा कहते हैं। लेकिन आपका तालीम के लिए जो किरदार था महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ बड़े ही बेहतरीन अंदाज से अजमत जिलानी साहब ने बताया और इतना बता दिया है कि कुछ बताने के लिए बाकी नहीं है। तो आप साहब ने आपको ककराला से लेकर पूरी दुनिया की तालीम के बारे में बता दिया। मिनार साहब ने एक बात को कहा था कि तालीम और तरबियत, मैं जहां तक समझता हूं तालीम और तरबियत, जहां तरबियत और तालीम साथ नहीं है वहां तालीम नहीं। अगर कोई इदारा तालीम के साथ तरबियत नहीं देता है तो वो इदारा कहाँ है? राज सवाल इसका कि मैं आपको बता दूं कि जहां तक इल्म की बात है, तालीम की बात है, अभी हमने सीखा कि सोहराब साहब ने कितने अंदाज से क्या क्या बातें कही, हमने नई बातें सीखी उसमें। हमने मिन्हाज साहब से सीखी, डॉक्टर जियाउर रहमान से सीखी, हदीस के माध्यम से उन्होंने बताया अल्लाह के रसूल का क्या कौल था बताया, कुरान मजीद के अंदर क्या था बताया। डॉक्टर अफरोज साहब ने बड़े ही अंदाज से तालीम को डिफाइन किया कि उन्होंने एक डॉक्टर या कलेक्टर या एसडीएम के साथ साथ एटीएम काटने का भी किरदार ककराला को दिया। ये सही बात है, लेकिन ये भी बताया कि जब वो शख्स मुझसे मिलता है तो सिर्फ हजरत कहता है कि उन्होंने देखा नहीं है अभी किसी को। और जहां तक देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुकर्रमा है कि तालिबुल इल्म व इल्म हुल्लासा, इल्म सीखो और दूसरों को सिखाओ। तो अगर कोई इल्म हमें आता है और हम उसे सिखा नहीं रहे हैं तो बताओ सीखने वाले पे अजाब है या हम पर अजाब है? जब जो चीज हमें आती है और हम उसे नहीं देना चाहते तो अजाब हम पर है ना। और तालीम एक ऐसी चीज है जो हमें वो रास्ता सिखाती है जो नेकी का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, भलाई का रास्ता है। तो हम तालीम के जरिए ये सीख रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के अलग मैं केवल 2 बातें कहने के लिए आपके सामने हूं और इसमें आप लोगों के अलावा ककराला के और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने का काम करूं कि आज 9 जनवरी को 9 जनवरी सन 2025 में जो नया काम मोहतरम मुस्लिम साहब के माध्यम हुआ है कि फातिमा शेख का जन्मदिन यौम पैदाइश मनाई जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाली हर 9 जनवरी को ये प्रोग्राम ये 50 लोगों के बीच बैठकर नहीं बल्कि 50 स्कूलों के अंदर हो और लोगों को ये बताया जाए कि फातिमा शेख कौन थी। जब हमारे बच्चों को ये मालूम हो जाएगा कि फातिमा शेख कौन थी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल को ये कहने वाला नहीं होगा कि हमें सिखाया नहीं गया था या बताया नहीं गया था। और ये हकीकत है, न केवल फातिमा शेख। अक्सर मैं अपनी तकरीरों में जिलानी साहब एक बात कहता हूँ कि एक मोहम्मद अली जौहर साहब थे जो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। उन्हें कोई नहीं जानता यार, न कहीं इतिहास है उनका, न किसी स्कूल में कोई जिक्र है उनका। वो मोहम्मद अली जौहर। इसी तरीके से आज फातिमा शेख, आज महात्मा ज्योतिबा फूले को यूनिवर्सिटी के रूप में लोग जान रहे हैं।
सावित्रीबाई फुले को हम स्कूलों में मना रहे हैं, लेकिन फातिमा शेख को आज हम पहली बार मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है, और खास तौर से देखिए, मैं बताऊं आपको, पत्रकारिता के माध्यम से हमारे करराले का सरजमीन करराले का एक बंदा अमित अग्रवाल है। हामिद राजपूत के बारे में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, हम सबका वरिष्ठ है वो, और वरिष्ठ पत्रकारों में उसकी गिनती है, और बदायूं जनपद नहीं बल्कि पूरा बरेली मंडल उन्हें इस हैसियत से जानता है। लेकिन लिखने का काम मैंने भी किया है, हामिद भाई ने भी किया है, सबने किया है, लेकिन एक अलग अंदाज है उसका, वो अमित अग्रवाल है। तो मैं एक बात चाहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम अमित अग्रवाल के साथ जनाब इमरान साहब हैं, कमर साहब बैठे हुए हैं, जीशान साहब हैं, आप लोग, लकी बाबू बैठे हैं, बड़ा ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ लड़का है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज फातिमा शेख के जन्मदिन को जिस तरह मनाया गया है, उसे आप इस तरह साया कर दें कि लोग ये देखें कि ककराला से ये काम जो शुरू हुआ है वो ककराला की हद तक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हर जगह हो। बस सदा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार अंदाज में अपनी बात को रखा। मैं अगला नाम लेने से पहले मैं एक शेर के साथ में अगला नाम लेता हूं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, और मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न कहा जाए। जनाब अमित अग्रवाल साहब। सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। इस कड़ाके की ठंड में इस हॉल के माहौल को गर्म कर दिया है हमारे वसीम भाई ने अपने कुशल संचालन से, और मैं समझता हूँ कि मेरे गुरुजनों की महफिल है। मैंने मुस्लिम सर के साथ हिंदुस्तान मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और इनसे बहुत कुछ सीखा, तो मेरे गुरु हैं। इमरान सर मिलते हैं तो बताते हैं कि सामाजिक मापदंड क्या होते हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, सोराब सर से सीखा है। हालांकि अजमत जिलानी साहब जो हैं वो हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, हम 10 कॉलेज में साथ पढ़े हैं, लेकिन आज शिक्षा में सेवाएं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ जिससे कुछ सीखने को मिले वो गुरु होता है, और गुरुओं के सामने बोलना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू तुमसे सीखी है मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। जहां तक फातिमा शेख की बात हुई, महिला शिक्षा के बारे में उनका जो रोल है सभी लोग जानते हैं। उस समय महिला शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी चुनौतियां थी। एक तरफ सामंतवादी सोच उभरी हुई थी जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को फैलाया तो इस्लामिक राज्य बनते चले गए और बाद में वो साम्राज्य में कन्वर्ट हुए। सभी जानते होंगे इस बात को। और जहां साम्राज्य बने वहां से सामंतवादी सोच उभरने लगी, चाहे वो हमारे तरफ हो चाहे वो आपके तरफ हो। और उस सामंतवादी सोच ने पुरुष प्रधान समाज की स्थापना करके रख दी और नारी को शिक्षा से दूर करके रख दिया। ये साबित करने की कोशिश होने लगी कि पुरुष ही पालनहार होता है, पुरुष ही श्रेष्ठ होता है, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए, ये सोच बनाकर रखी। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी बात हो रही थी कि महिला शिक्षा पिछड़ी हुई क्यों है। इसमें भी कहा गया, जहां तक मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, कि इल्म हासिल करो, सही है कि नहीं है।
आज हमारी बेटी जब शिक्षा लेने के लिए जाती है तो हमारा क्यों काम होता है? अभी पता चला कि ये दो बेटियां हैं, हम भाई वो स्कूटी से 8:30 बजे वापस जाती हैं, बेटियां हैं शिक्षा लेने जाती हैं, उनके बेटियों को कैसे भेजते हैं वहां तक? और जहां तक आलोचना बात है, जिस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, सर सैयद अहमद साहब को क्या क्या नहीं कहा काफी तक कहा, विदेशी एजेंट कहा, और डॉक्टर हुसैन साहब जिस समय जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे थे, तब क्या क्या नहीं कहा गया था? कहा गया था समाज में जहर बोलने का काम होगा। आज हम उसी की मिसालें देते हैं। जब जिक्र आता है, मैंने सुना बहुत टाइम से एक ही चीज सुनता चला आ रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद साहब ने बनाई, जाकिर हुसैन साहब ने जामिया मिलिया की नींव रखी। क्या हम सब मिलकर एक यूनिवर्सिटी की नींव रख पाए? जरा अपना आकलन भी तो करना चाहिए। क्या स्वयं का आकलन किया? क्या फातिमा शेख का जन्मदिन हम इस तरीके से मना रहे होते, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी नहीं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए थी इस देश में? होना चाहिए थी ना। हम कब तक मोबाइल को गालियां देते रहेंगे? अरे भाई, विकृतियां भी आती है अच्छाइयों के साथ। जहां दौलत होती है चोर वहीं जाता है, खाली घर में नहीं आता। और जिस मोबाइल को हम गालियां देते हैं ना, अगर हमारा मोबाइल घर रह जाए तो गबयाई से वापस आते हैं कि साहब अरे मोबाइल रह गया घर पे, पता नहीं कितनी जरूरी कॉल छूट जाएंगी, क्या क्या मैसेजेस छूट जाएंगे। कभी इसकी कल्पना की है मोबाइल फोबिया का शिकार हम हो कैसे गए? संचार क्रांति जो तेजी के साथ बढ़ रही है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। हम बैलगाड़ी का जमाना ढूंढेंगे एआई के दौर में। एआई को भी तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और समानता के अधिकार की बात करते हैं, समानता का अधिकार बुरा मत मानना हजरत। समानता का अधिकार सिर्फ एक जगह सुरक्षित रह गया है, मस्जिद में। नमाज पढ़ने के बाद सब एक सफ में खड़े होते हैं, उससे निकलने के बाद मैं अमीर तू गरीब, मैं ऊंचा तू नीचा, तुरंत शुरू हो जाता है। सिर्फ मस्जिद के अंदर तक समानता का अधिकार सीमित रह गया है। और मंदिर में पुजारी प्रसाद की थैली देखकर अंदाजा लगाता है कि कौन किस लाइन में खड़ा होगा। 800 साल हुकूमत करने वाली कौम पीछे होती चली जा रही है, मानव मूल्यों से भटके। सिर्फ इस वजह से ना, मानव मूल्यों की रक्षा किसने नहीं की, उसका गुनहगार कौन था? इस दर्द को समझा है ना कि जो मानव मूल्यों से हम स्वयं भटक गए तो हम दूसरे को गाली क्यों दें? एक छोटी सी कहावत है कि एक राजमहल पे एक अंधा आया और उसने आवाज लगाई, है कोई दानदाता जो 2 वक्त की रोटी दे दे। हजरत चाचा बहुत गौर देना कि है कोई ऐसा रहमदिल जो 2 वक्त की रोटी दे दे। तो सैनिक ने जाके कहा महामंत्री से, बोले एक अंधा आया है दरवाजे पे, आवाज लगा रहा है कि कोई 2 रोटी दे सकता है? बोले अरे लाओ, 2 रोटी तो खिलानी है, खिला दो। 2 रोटी खिलाई, वो बेचारा बड़ा दुआ देने लगा, अरे साहब आपने 2 रोटी खिलाई, आपका बहुत बहुत भला हो। महामंत्री बोले राजा से जाके, एक अंधा आया है साहब, 2 रोटी मांगी और हमने उसको खिलाया पेट भर के, आपको बड़ा साहब दुआ दे रहा था, कह रहा था यहाँ का राजा बड़ा धर्मात्मा है साहब, रोटी मिल गई, हमारा तो जीवन तृप्त हो गया। बोले अरे उसे मेहमान खाने में लाओ, रोज उसको पेट भर के 2 टाइम खाना खिलाओ। अंधे की सेवा करनी है ना, 2 टाइम उसको खाना खिलाओ। तो शाम का खाना खिलाया जा रहा था, तब तक राजा स्वयं आ गए और बोले कि आप कैसे अंधे हुए जन्मजात थे क्या? बोले ना साहब, एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें आंखों की रोशनी चली गई। बोले राज्यवैद्य को बुलाओ। राज्यवैद्य आया, बोले इसकी आंखें चेक करो, क्या ये देख सकता है? राज्यवैद्य बोले हाँ साहब देख सकता है, बस थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा, आंखें वापस आ जाएंगी। बोले हाँ,
खर्चे की परवाह मत करो, राजसी खजाने से इसका खर्चा देंगे, इसकी आंखें वापस आना चाहिए। अब साहब राजसी खजाने से जब जिक्र आया तो महामंत्री कुटिल, क्योंकि वो राजा की चापलूसी वाले, उन्हें खुद लूटना था, बोले आंखें वापस आ गई तो ये सब देखेगा, हमारी तुम्हारी करतूतें देखेगा, फिर राजा का तो विश्वास पात्र हो जाएगा, उसको बताएगा, हमें तुम्हें सब नौकरी से निकलवाएगा, आप क्या करोगे? बोले राजा को चढ़ा दो। बोले सुनो साहब, आपकी 3 रानियां हैं। बोले हैं। बोले जब इसकी आंखें होंगी तो ये देखेगा कि आप 3 रानियों पे अपने देश का पैसा कैसे उड़ा रहे हो, तो बाहर जाके बुराई नहीं करेगा, बोला ना करेगा। बोले आपके वो महंगे शौक, आपकी वो फिजूल खर्ची, वो सब देखेगा और फिर कहेगा कि आप किस तरीके से गरीबों से टैक्स वसूलते हो, उन्हें सूली पे चढ़ा देते हो, जो आपका कहना नहीं मानता, आप कितने कितने कोड़े पिलवाते हो, सजा देते हो, ये सब आपके ऐप देखेगा और दूर दूर जाके बताएगा, तो आपकी प्रसिद्धि फैलेगी, आपकी बुराई होगी। बोले बुराई होगी? बोले साहब 2 टाइम का खाना ही तो मांग रहा है, देते रहो। अगर आंखें दे दी तो सब देखेगा, शिक्षा मत देना, अगर शिक्षा दे दी तो सब देखेगा। मुफ्त अनाज दो, मुफ्त इलाज दो, मुफ्त की आदत डालो, सिर्फ तारीफ करेगा, राजा बहुत धनवान, शिक्षा दे दी तो बिल्कुल वो सारे ऐप देखेगा और लोगों को बताएगा। इसलिए ये कल्पना करना कि कोई आगे आपको अच्छी शिक्षा देगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसकी लड़ाई हमें स्वयं लड़ना पड़ेगी। भाई जब हम खुद पहला स्टेप उठाएंगे तब कुछ होने वाला है। गर्ल्स शिक्षा सिर्फ मुस्लिम समाज में कमजोर नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन हिंदू समाज में भी कमजोर है। आप देख लीजिए, कस्बों में देख लीजिए, कितनी बेटियां इंटर कर रही हैं, बीए कर रही हैं, बताओ, आप लोग तो देखते हो ना। वाल्मीकि समाज में बताओ कितनी बेटियां इंटर और बीए कर रही हैं। हम अपनी बेटी को पुलिस में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हमने माइंडसेट कर लिया है, विचारधारा बना ली है कि पुलिस में बदचलन लड़कियां जाती हैं। तो सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? ये सोच बना ली है कि वहां की ड्रेस होगी, रात रात लड़कों के साथ आना जाना पड़ेगा, थाने का एसएचओ पुरुष होगा, उसके साथ बेटी जाएगी, अनसेफ होगी। इस विचारधारा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। बेटियों को पंख दो, और बेटियों को जब तक माल समझने की गलती करोगे ना, तब तक समाज पीछे जाएगा। मान समझने की जरूरत है। बेटी मान है, माल नहीं है। इसलिए बेटियों को सम्मान देने की आवश्यकता है। गर्ल्स एजुकेशन तब बढ़ेगी। परिवार ही विरोधी बन के खड़ा होता है कि पढ़ लिख के अफसर बनना है कि घर चलाना है। छोटी उम्र से ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा इंटर तक पढ़ लिया, बस मतलब की एजुकेशन हो गई, अब तुम्हारी शादी कर देंगे, अपना घर देखना। शादी के बाद कितनी बेटियां पढ़ रही है, सवाल सबसे बड़ा ये है। कुंवारेपन पे परिवार ने पढ़ा दिया, शादी के बाद कितनी बेटियां पढ़ रही हैं? क्या किसी जिम्मेवार पति में इतना हौसला है कि अपनी बेटी को पीएचडी करने के लिए भेजे? शादी के लिए पढ़ रही है। कितने लोग भेजते हैं? और नौकरी करने के लिए शिक्षा लोगे तो नौकर पैदा होंगे। उस पैटर्न से बाहर निकलने की आवश्यकता है। यहाँ गुरुजनों के सामने इतना बोला, अगर कोई कड़वी बात बोल गया हूं तो माफ कर देना। आज के टाइम में सबसे ज्यादा आवश्यकता है सोच बदलने की, क्योंकि कचरा भरा है यहाँ। अभी मेरे मौलाना साहब कह रहे थे कि नशाखोरी बहुत बढ़ रही है। नशे के व्यापार करने वालों का क्या सामाजिक बाइकाट करने का हौसला कर पाए हम लोग? बहुत बढ़िया, क्या बात है। शादी में आ जाए, इनवाइट तो हम करते हैं ना, सबसे पहले कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं, अरे आली जनाब फला साहब आ गए, आइए आइए आइए। क्या कभी हम दूरी बना पाए उन लोगों से जो लोग सट्टे और जुए का व्यापार करते हैं? हम सामाजिक बाइकाट करने का हौसला ही पैदा नहीं कर पाते। और कोई एक बोलता है तो धमकी मिलती है, तुम बहुत उड़ रहे हो, तुमको देखेंगे। तुम्हारे लिए भी सामान तैयार कर लिया है बेटा, होशियार हो जाओ, अपना लंगोट जांगिया कस के रख लो, देखेंगे बार कब करना है। पहले परिंदे शुमार करना है, फिर सोचेंगे कि किस किसका शिकार करना है। और मेरी पीठ है। अगली लाइन कहते तो सर अशरफ सर से मैंने सुना है
कि ये तेरी पीठ है मेरे बेखबर दुश्मन, हमें तो तेरे सीने पे वार करना है। ऐसे लोगों के सीने पे वार करने का हौसला जिस दिन कर लिया हमने, सामाजिक बुराइयां मिटना शुरू हो जाएंगी उस वक्त। एक ही चारा है, एक ही हथियार है, बंदूक की गोली से ज्यादा मजबूत सोशल बाइकाट का चारा है। आदमी उसी से डरता है। जब व्यक्ति का सामाजिक तिरस्कार होना शुरू हो जाता है तो अपने गलत कामों से तौबा करता है, थोड़े समय अड़ा रहेगा। और ये तो इतिहास गवाह है, जुर्म को या मिटना पड़ता है या झुकना पड़ता है। नहीं झुकेगा तो मिटेगा, क्योंकि बंदे जब एक सुर में अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला सुनता है। कहा जाता है ना, पूरी महफिल झूठ नहीं बोल सकती, एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है। और शिक्षा तभी सार्थक है जब समाज में हम एक उंगली बराबर बदलाव लाके दिखा पाए। किताबी ज्ञान इकट्ठा करा, डिग्रियों के ढेर लगा लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। समाज को हम नई दिशा और दशा तो दे नहीं पाए, समाज से छीनने की और कोशिश करते हैं। और अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ना, ये इंसानी फितरत है पुरानी। अरे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार सूप ही रहे, थोथा दे उड़ाए। हमको उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है कि जिसमें हमको दिखाई देता हो अगला भविष्य क्या है। अगर कोई बुराई आ रही है तो सूप देगा ना, फटकन दो तो छानस बाहर गिरता है और साफ अनाज अंदर रहता है। उसी प्रवृत्ति को विकसित करने की आवश्यकता है। और बहुत समय हो गया, मैं अधिक क्या बोलूं, बस इतना ही कहूंगा कि कल नहीं बदला तो आज बदलेगा, और सर्दियां हर रिवाज बदलेगा भाई। और इंसान में इंसान को तलाश करो है आदम, इंसान ही कल का समाज बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बात को रखा। अमित साहब ने एक बात कही, कहा कि बधाइयों बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने में डर क्यों लगता है। डर थोड़ा सा माहौल का है। मैं फलायन रोड पे रहता हूँ, नई टंकी के पास रहता हूँ। अभी तकरीबन 15 दिन पहले से मुझे ऐसा लगा कि पुल से लेकर और फलायन तक कुछ गलत गतिविधियां हैं, स्कूल टाइम को और छुट्टी टाइम पे। मैं 15 दिन से मैंने मामूल बना रखा है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं नहीं कह सकता। मेरे अंदर कहीं बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं कुछ। वो अलग बात है कि बुराइयां ज्यादा हैं, अच्छाइयां कम हैं। ये मैं खुद तस्लीम करता हूँ, माइक पे तस्लीम करता हूँ, तुम लोगों के सामने तस्लीम करता हूँ। लेकिन 15 दिन से मेरा मामूल ये है, कोई मेरे बड़े भाई रजूल से पूछ सकता है तो सुबह 6:30 बजे अपने बिस्तर को छोड़ करके मैं रोड पे खड़ा होता हूँ, और जब तक 9:30 बजे तक एक बच्ची फलायन के अंदर इंटर नहीं कर जाती, मैं फलायन से लेकर पुल तक चक्कर लगाता रहता हूँ। आप कोई भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और 15 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट ये मिला है कि जब मैंने घूमना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि उस रोड पर अब ना तो किसी व्यक्ति को खड़ा देखता हूँ, न किसी लड़के को खड़ा देखता हूँ, न मैंने कभी गतिविधियां देखी। तो मेरा ये बात कहने का मतलब ये है कि चलो मैं उस स्कूल के पास रहता हूँ, फलायन इंटर कॉलेज के पास रहता हूँ, मैं अगर जो है ऐसा कर रहा हूँ तो आप लोगों को गुजारिश ये है कि आप जिस इंटर कॉलेज के पास रहते हैं, जहां जहां बच्चियां स्कूल में जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ी सी नजर अगर रखें। और ये हमने करना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समाज उसी दिन से सुधरना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ मैं